हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को आज खत्म कर देते हैं। इसके लिए जो बेसिक लगेगा, बेसिक में यहां पे शुरुआत कर देता हूं। मैग्नेटिक फ्लक्स यही एक अकेला कॉन्सेप्ट है जिस पर पूरा के पूरा चैप्टर जो है डिपेंड है। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। आपको यह पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे सराउंडिंग में है ही है। तो अगर उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई हम कॉइल लेते हैं स्पेसिफिकली, तो कॉइल अगर है तो कॉइल को एरिया भी होगा ही, और उस एरिया में से जिस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है उसको पहले हमें समझना पड़ेगा। तो उस पास होने वाले जो कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे फ्लक्स। और फ्लक्स जो होता है यहां पर मैंने आपको दिखाया है एक बेसिक लेवल पर, आपको एक अरेंजमेंट दिखाई है। जैसे कि देखो, यहां कोई एक मैग्नेट दे दिया, इसने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तैयार कर ली है हर तरफ से, और यहाँ एक इमेजिनरी, कौन सा इमेजिनरी एरिया ले लो या फिर रियल एरिया ले लो, इसमें से आपने देखा यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से इस एरिया को क्रॉस कर रही है। भाई कितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसे ही हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहने वाले हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक इंडक्शन को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और सिर्फ एक चीज जो हम यहां पर चेंज करने वाले हैं वो है जो कॉइल होता है, उस कॉइल का, जो कॉइल होता है उस कॉइल का हम यूजुअली एरिया अज्यूम करते हैं। लेकिन बच्चों यहां आपको इस एरिया का एरिया वेक्टर कंसीडर करना पड़ेगा, जो कि उस सरफेस को परपेंडिकुलर होगा, जो कि उस सरफेस को, इस सरफेस को परपेंडिकुलर होगा। ये हो गया आपका एरिया वेक्टर। अभी यहां पर गलती हो जाती है, या तो आप सीईटी की प्रिपरेशन करो या नीट की करो या जेई की करो। बच्चों छोटा सा वर्ड टू वर्ड इस पर ध्यान देना होता है। क्वेश्चन आसान होता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस ट्रिक में फंस जाते हो जो एग्जामिनर चाहता है कि आप फंसे। वो क्या होता है समझ लो। देखो बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये वेक्टर है, मैग्नेटिक इंडक्शन जो ये वेक्टर है। तो अगर ये मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर है और एरिया वेक्टर यहां पर हमने वेक्टर में कन्वर्ट करा लिया। एक्चुअली यूजुअली ये था एरिया, बट व्हाट वी हैव गॉट इज एरिया वेक्टर। हमें जो एंगल फाइंड आउट करना होता है, दैट एंगल मस्ट बी बिटवीन मैग्नेटिक इंडक्शन एंड दैट एरिया वेक्टर। गॉट इट? इन दोनों के बीच का एंगल आपको नोट करना होता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, जैसे अभी मैं इसको यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। देखो क्या है, यहां अगर देखते हो तो एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मैंने क्या स्टेटमेंट दिया है? एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अभी बच्चों को परपेंडिकुलर दिमाग में रह जाता है, लेकिन वैसे नहीं है। एरिया इज परपेंडिकुलर टू फील्ड, करेक्ट है, बट व्हाट अबाउट एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। इसका मतलब एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार विल बी जीरो। तो देखो फ्लक्स का जो फॉर्मूला है दैट इज बी बार डॉट ए बार, दैट इज बी ए कॉस थीटा। ये कॉस थीटा बहुत सारी चीजें डिसाइड करने वाला है। अच्छा, बहुत सारी चीजें डिसाइड करने वाला है, तो अगर आपका एंगल का चॉइस गलत हो जाता है तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। अभी आपको एक चीज समझनी है, इसमें से सबसे ज्यादा फ्लो होने वाला है, क्योंकि एरिया ने मैग्नेटिक फील्ड काफी सारा कवर कर लिया है। सो मेजॉरिटी फ्लो यहां पे मिलने वाला है। तो फाई फ्लक्स मस्ट बी मैक्सिमम, क्योंकि देखो एरिया वेक्टर और बी बार में एंगल थीटा इक्वल टू जीरो है। जब कॉस 0 डिग्री रख दिया जाता है तो आंसर यू विल गेट एज अ बी ए। ये मिल चुका है यहां पर। लेकिन सेकंड चीज देखो, अभी देखो कैसे, किस तरीके से वर्डिंग आता है। देखो कैसे होगा, यहां पर एरिया इज पैरेलल टू फील्ड, या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन इज पैरेलल टू एरिया बताया जाता है। अच्छा, एरिया इस तरीके से और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, तो इन दोनों के बीच का एंगल अगर बात करें तो बच्चों लगता है पैरेलल है, मतलब 0 डिग्री लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एरिया को पैरेलल है, लेकिन एरिया वेक्टर बच्चों इसको 90 डिग्री पर है। तो आपको हमेशा एंगल दो वेक्टर के बीच का दिखाना होगा, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल बताना पड़ेगा, जो कि है बी बार
और ए बार के बीच का। तो यहाँ 90 डिग्री होने की वजह से आंसर मिल गया 0। और आप वैसे भी दिखा सकते हो कि जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहा है दैट इज पैरेलल टू द एरिया। ये एरिया को पैरेलल होते हुए निकल जा रहा है, ये इसके अंदर से कुछ भी नहीं जा रहा है। गॉट इट? ये समझ में आ रही है बात है? चलो ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर का मेन कंटेंट भाई यही है। इस चैप्टर का मेन कंटेंट, मेन करता धरता जो भी होगा, ये सारा का सारा जो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स ही रिलेट करने वाला है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर को बहुत ही शॉर्ट में मैंने कोशिश किया है बनाने का। तो देखो ये एक्सपेरिमेंट ऐसे था, फैराडेज ने जो बनाया था, तो फैराडेज के हिसाब से देखो इन्होंने ऑब्जर्वेशन जो था ऐसे था, जब कभी मैग्नेट, जिसको मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी दिखाई जाती है, so whenever magnet is approaching toward a coil an observation is such that कि गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन दिख गया। अभी एक्चुअल में देखा जाए तो उस कॉइल को कोई भी कनेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं है, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर सोर्स नहीं है जो कि करंट सप्लाई करे, ऐसा कुछ भी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ओके तो मैग्नेट के अप्रोच, अभी मैग्नेट में एक स्पेसिफाइड समझने के लिए बताया कि जैसे नॉर्थ पोल ही हम लोग नज़दीक ला रहे हैं, आप तो साउथ पोल भी दिखा सकते हो, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। वेन एवर देर इज अ रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट रिलेटिव टू द कॉइल, इसमें डिफ्लेक्शन मिलेगा। अभी देखो ये मैग्नेट दूर जा रहा है, देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, यस यहाँ पर करंट की डायरेक्शन बच्चों रिवर्स हो गया, तो गैल्वानोमीटर ने बता दिया। ये तो दूसरी चीज ऐसी थी, इन्होंने क्या किया, जैसे देखो यहाँ पर एक प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, लेकिन कनेक्शन प्राइमरी कॉइल में ही है। जैसे यहाँ पर हम स्विच क्लोज करते हैं तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, उस स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम में बता रहा हूं मैं, नॉट व्हेन कि करंट बिकम्स कांस्टेंट। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो करंट को 0 से मैक्सिमम पहुंचने में एक सर्टेन टाइम लगता है। तो जो टाइम लगता है उस टाइम में, उस ड्यूरेशन में क्या हुआ होगा, जैसे जैसे करंट बढ़ा होगा वैसे वैसे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बड़ी होगी। तो इट इज एज गुड एज लाइक अ बार मैग्नेट। अब ऐसा सोच सकते हैं आप कि जैसे मैग्नेट अप्रोच हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ की जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे ही देखा गया कि इसके साथ वाली भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ने वाली है। तो चलो ठीक है, इसमें डिफ्लेक्शन मिल रहा है। जैसे आप स्विच ऑफ कर देते हो तब भी डिफ्लेक्शन मिल रहा है। मतलब देखिए अभी पहले कॉइल का रोल क्या है, ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, बस इतना ही। तो whenever there is a relative motion between magnet and other coil, तो दूसरी जो कॉइल होगी उसके अंदर ना एक इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करने की कैपेबिलिटी तैयार हो जाती है, जिसको हम लोग यहाँ से आगे EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे। ये फोर्स वर्ड पुराना जो था वैसे ही कैरी ऑन किया गया है। तो बच्चों आप इस पर कंफ्यूज ना हो कि कोई किस तरीके का फोर्स लग रहा है, का बिल्कुल भी नहीं है। आप एक सेल का जो रोल होता है, एक बैटरी का जो रोल होता है कि जब हम वायर को बैटरी कनेक्ट करा देते हैं तो करंट पास होता है, बस उसी तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को समझो। उसके पास एक पावर, उसके पास एक ऐसी ताकत आ जाती है ताकि वो उस समय में करंट जो है सर्कुलेट कर पाए। अभी इसमें लेंज और फैराडे, इन दोनों के बीच में अगर बात करें तो फैराडे ने जो फॉर्मूला दिया था कि जो भाई दूसरी जो कॉइल है उस कॉइल के अंदर जो करंट डेवलप हो रहा है वो किस वजह से डेवलप हो रहा है। तो देखो ये आपका 12th हो चुका है, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली कंक्लूड कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं। ये अभी तो चीज़ें सिखाने वाली नहीं होती है कि क्या होगा, इतना बेसिक से नहीं होगा। तो समझने वाली बात है, हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, क्योंकि आपको पता है जैसे ही मैग्नेट नज़दीक आता है तो ये जो फ्लक्स एसोसिएटेड विद कॉइल है ये बढ़ने वाला है। जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ में जो है बढ़ने वाली है। तो या फिर अगर मैग्नेट को दूर लेके जाते हैं तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद कॉइल विल डिक्रीज, तो देयर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो फैराडे ने जो है E इक्वल टू d∅dt दिया था, लेकिन लेंज ने बोला कि यहाँ पर माइनस साइन डाल दो। माइनस साइन की वजह से क्या हुआ ना, आपको जो कॉइल है, कॉइल के अंदर जो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो रही थी उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगी। तो बच्चों इसके आगे जो होगा ना, यही फॉर्मूला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। यस यही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा और इसी पर काम करना है। मैंने अभी शुरुआत में ही आपको बोल दिया है भाई ये फाई बहुत काम की चीज़ है। अच्छा ये क्या है, ई इज EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। इसका यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है। तो आपको ये समझ के रखना पड़ेगा, इट इज़ एज गुड एज लाइक अ बैटरी बट नॉट अ बैटरी।
एज गुड एज लाइक अ बैटरी काम कर रहा है, लेकिन नॉट अ बैटरी। गॉट इट? सो स्मॉल लेटर में आपको ई नॉट फॉर इलेक्ट्रॉन, अभी बच्चों को याद आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट इज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, चलो यहां पर एक सवाल ले लेते हैं। अभी इसमें क्या पूछा गया है? ए कॉइल हैविंग इफेक्टिव एरिया ए, ठीक है, इज हेल्ड विथ अ प्लेन नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा बच्चों को अभी देखो क्या होगा, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, तो लेकिन इन्होंने क्या बोला है, एरिया ए, मतलब अगर ये एरिया है ए इज हेल्ड नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ 90 डिग्री दिख रहा है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर मैं एरिया वेक्टर निकालूं तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा 0 डिग्री होगा। तो ये नॉर्मल मिसलीड कर पाएगा, ताकि कई सारे बच्चे, भी यहाँ तो आंसर 0 नहीं है तो समझने वाली बात है, लेकिन कई बार 0 दे दिया होता है तो बच्चे पहले ही सिलेक्शन में 0 डाल देते हैं। देखो भाई नॉर्मल है मान लेता हो, लेकिन नॉर्मल का मतलब क्या हो रहा है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मैग्नेटिक इंडक्शन इज क्विकली रिड्यूस्ड बाय, देखो ये बाय और टू वाला कॉन्सेप्ट जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो रिड्यूस्ड बाय 25%, मतलब देखो अगर B1 B0 है तो B2 जो है ओरिजिनल वैल्यू से रिड्यूस्ड बाय 25%, 25% कम हो चुका है, और B0, तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, देखो B0 माइनस, अभी इसको अगर आप करें तो चलो ठीक है मैं कर देता हूँ, 1/4 B0 दैट इज इक्वल टू 3/4 ऑफ B0। ये हो गया B2 इज इक्वल टू, ओके चलो ये हो गया B2 इज इक्वल टू। लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या होगा अभी, चलो ये ठीक है, क्या पूछा, क्या बताया ये, द मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ओके। तो अभी बात यह है कि देन द ईएमएफ इंड्यूस्ड, तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था, माइनस डी फाइव बाय डी टी, माइनस डी बाई डी टी ऑफ, बच्चों फाइव का मतलब था बी ए कॉस थीटा, लेकिन अभी आपको पता है कि अगर थीटा 0 है तो कॉस 0 की वैल्यू हम लोग ले सकते हैं 1, दैट इज इक्वल टू, तो माइनस एरिया तो कोई चेंज नहीं हो रहा है तो डी बी बाई डी टी आने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो माइनस एरिया वैसे लिख देता हूँ मैं, डी बी मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय, उन्होंने जो टाइम बताया कितने टाइम में हो रहा है बच्चों, ये 2 सेकंड में घटना घट रही है, तो यहाँ पर 2 डाल दिया मैंने, जो हुआ है 2 सेकंड में हुआ, तो ई इक्वल टू अभी, तो माइनस ये a/2 डाल देता हूँ यहाँ पर। अच्छा B2 कितना है, तो देखो B2 की वैल्यू जो थी 3/4 ऑफ B0 थी, माइनस ओरिजिनल जो था B0 था, देखो माइनस a/2 कितना बन रहा है, -1/4 B0 आ गया, वैसे आने वाला है ना, तो a/B0/8 आ गया, a/B0/8 आ गया, a/B0/8 आ गया, अरे ये तो वैल्यू ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, रिड्यूस्ड बाय 25%, मतलब 75, तो 3/4 क्विकली रिड्यूस्ड बाय अक्रॉस द कॉइल, कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह है क्या, इफेक्टिव एरिया इज हेल्ड, अरे हाउ इज दिस पॉसिबल, बाई 25%, टाइम तो भाई यही लगने वाला है। इसको एक बार देख लेता हूँ रेफरेंस में से जहाँ से मैंने उठाया है, ऐसे तो होना नहीं चाहिए एक्चुअली, ये भी गलत ही है सॉल्यूशन दिया हुआ यहाँ पर।
यहाँ पर भी गलत ही है। ओके तो भाई मेरा तो सवाल यहाँ पर सही दिख रहा है, मैंने गूगल पे भी सर्च मार लिया इसको, तो मेरा तो सवाल यहाँ, सवाल का जो जवाब आ रहा है ये सही दिख रहा है, ये किताब में भी गलत दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको देख लो एक बार, कॉन्सेप्ट तो मैंने करवा लिया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, फिर सेकंड देखो क्या होता है, मैग्नेट जो है और कोई एक कॉइल यहाँ पर क्लोज कॉइल ले लिया, तो अब लेंस का जो लॉ था E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, क्या था, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, गॉट इट। तो उस माइनस डी फाई बाई डी टी में माइनस का रिलेशन क्या था वो समझ लो। जैसे ये नॉर्थ पोल अप्रोच हो रहा है इस कॉइल की तरफ, तो भाई इसका कॉइल का काम है इस आने वाले मैग्नेट को अपोज करना। तो जैसे अगर नॉर्थ पोल अप्रोच हो रहा है तो नॉर्थ पोल को अपोज कौन कर पाता है, नॉर्थ पोल ही अपोज कर पाता है। और आपने इसके पहले चैप्टर में पढ़ लिया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में कि अगर करंट पास होता है किसी कॉइल में से तो यस वो मैग्नेट की तरफ बिहेव करना शुरू कर देती है, वो डाइपोल तैयार कर देती है और उसमें नॉर्थ और साउथ पोल तैयार होता है। तो क्या होगा, व्हेन नॉर्थ पोल अप्रोचेस, तो इस कॉइल ने नॉर्थ पोल अप्रोच हो रहा है तो उस साइड में नॉर्थ पोल तैयार कर लिया, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट डेवलप कर दिया। अभी क्या होता है, व्हेन द मैग्नेट इज मूविंग अवे, जब ये मैग्नेट यहाँ से दूर जा रहा है, जैसे ये मैग्नेट यहाँ से दूर जा रहा है, तो मैग्नेट अगर दूर जा रहा है तो उसने दूर नहीं जाना चाहिए, नॉर्थ पोल ने दूर नहीं जाना चाहिए, तो भाई नॉर्थ पोल को रोकेगा कौन, तो ये खुद साउथ पोल तैयार कर देता है उसी पर्टिकुलर फेस पर। तो ये जो था लेंज लॉ का कॉन्सेप्ट बेसिकली था कि व्हेनेवर फ्लक्स एसोसिएटेड विद कॉइल चेंजेस इट अपोजेस दैट मैग्नेट, whenever a flux associated with coil changes it opposes that magnet, यही था। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। एक कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 250 ओहम, एक कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 250 ओहम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज गिवन एज, ये ऐसा फॉर्मूला दिया गया है तो दिख तो रहा होगा, ठीक है। द करंट इन द कॉइल एट t इक्वल टू 4 सेकेंड इज, तो देखो क्या होगा, करंट पूछा गया है, तो पहले तो E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, देखो ओरिजिनल फार्मूला यही होता है, चार ऑप्शन में प्लस माइनस आपको एक बार चेक करना होता है, तो यहाँ पर तो करंट वाली चीज़ है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ, तो देखो मैग्नीट्यूड ही डालना पड़ेगा तो माइनस माइनस निकाल देता हूँ मैं, डी बाई डी टी ऑफ ये था 50t स्क्वायर प्लस 7, तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 100t हो जाएगा क्योंकि 7 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेशन 0 हो जाएगा। तो अभी देखो क्या पूछा गया है, एट 4 सेकंड, तो मैं सफिक्स डाल देता हूँ 4, तो 100 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 400 होल्ट, इतना होल्ट तैयार हो चुका है। नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट करंट, करंट इज वॉट एवर ई एम एफ इज जनरेटेड एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो ये हो गया 400 डिवाइडेड बाय आर की जो वैल्यू है वो है बच्चों 250, गॉट इट। तो ये कितना बन रहा है, सॉरी यस 1.6, तो 1.6 एम्पियर हो चुका है यहाँ पर आंसर, ये आएगा यस। उसके बाद में देखो यहाँ पर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो है ये आपको सही ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ये किससे रिलेटेड है बता रहा हूँ मैं आपको, ये मोशनल ईएमएफ है, मोशनल ईएमएफ यहाँ पर हमें दिखाना पड़ेगा। तो कोई एक रॉड होता है, नॉट नेसेसरी कि ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो, जैसे अगर ये रॉड अकेला खुद ही मैग्नेटिक फील्ड में से जाता तो इसके अक्रॉस ईएमएफ डेवलप होता। तो देखो ये रॉड जो है इसे जा रहा है, मैंने डॉटेड लाइन इंटेंशनली बताया है कि अगर ये सर्किट कंप्लीट होता तो किस सेंस में करंट फ्लो होता, ये आपको समझने के लिए। तो देखो राइट हैंड रूल का यहाँ पर समझ लो
क्या बताया देखो, मोशन। तो मोशन जहाँ पर बताया है ना उसको मैं बोल दूंगा वी, वी फॉर वेलोसिटी, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड के लिए और आई फॉर करंट के लिए। या फिर आई जो होगा ना इसी को मैं हाई बोल दूंगा। हाई मतलब हाई पोटेंशियल को रिलेट कर रहा है, हाई पोटेंशियल को रिलेट कर रहा है। देखो किसी भी बैटरी में हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल हम लोग दिखाते हैं। तो बैटरी अगर है तो हाई पोटेंशियल मतलब वो बड़ी लाइन होती है और लो पोटेंशियल मतलब छोटी लाइन होती है सेल में। आपने देखा होगा ना, ये इस तरीके से होता है। तो इसको हाई बोल देते हैं, इसको लो बोल देते हैं। चलो ठीक है, तो इसको दिखाने का तरीका ही है, ये तो करंट को रिप्रेजेंट करा है, लेकिन एच अगर ध्यान में रहे तो बेहतर होगा। देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में ये रॉड कहाँ जा रहा है, राइट में जा रहा है। तो आपको आपका राइट हैंड करके देख लो, स्क्रीन पे दिख रहा है तो आपका राइट हैंड ऐसे तीनों उंगलियां एक दूसरे को परपेंडिकुलर कर लो। सबसे पहले आपको अंगूठा जिस डायरेक्शन में रॉड जा रहा है ना उस डायरेक्शन में अंगूठे को उस डायरेक्शन में दिखा दो, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है पेपर के, क्रॉस मतलब अंदर हो रहा है। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, अंगूठा इधर दिखा रहा है कि भाई रॉड इधर जाएगा। तो देखो मेरा जो इंडेक्स मिडल फिंगर है ये नीचे आ रहा है। तो नीचे आ रहा है मतलब क्या है, ये नीचे आ रहा है मतलब क्या है, नीचे का जो होगा वो हाई पोटेंशियल की तरह काम करने वाला है। तो देखो वी बी आई करंट की डायरेक्शन ये मिल चुकी है। तो यस करंट ऐसे फ्लो होने वाला है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो क्या मैं इस रॉड को रिप्लेस करा सकता हूँ बाय अ सेल? तो हाँ, ये एक सेल की तरह काम करने का जिसका ईएमएफ इस तरीके से दिया जाएगा। तो ये जो रॉड है द रॉड कैन बी रिप्लेस्ड बाय, तो कैसे भाई हाई पोलैरिटी कैसे, अभी मैंने आपको बताया। देखो वी बी अंदर है और आई, तो ये नीचे जो है ये पार्ट हाई होगा तो इस रॉड को रिप्लेस करा दो, नीचे वाला जो सेक्शन होगा वो हाई से मतलब बड़ी लाइन से चेंज करा दो, ये ऊपर वाला लो, मतलब इस तरीके से बैटरी काम करेगा। और कितना, तो बी एल वी मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ ऑफ दैट रॉड एंड वेलोसिटी वी। लेकिन ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है V बार परपेंडिकुलर टू B बार परपेंडिकुलर टू L बार। ये तीनों के तीनों जिसमें वेलोसिटी होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा और लेंथ वेक्टर। आप बोलोगे लेंथ वेक्टर कहाँ से आ गया? तो भाई ये रॉड का लेंथ ही है, लेकिन आप करंट की डायरेक्शन में उसका लेंथ वेक्टर ले सकते हो। तो ऑल थ्री शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तभी ये पॉसिबल होगा। अगर नहीं है तो आप कंपोनेंट तैयार करो, रिजॉल्व करो, रिजोल्यूशन के बाद में वो कंपोनेंट लो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाए। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसमें देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या डाला गया है, ए बोट इज मूविंग ड्यू ईस्ट इन अ रीजन वेयर द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन ड्यू नॉर्थ। तो आपको पता है आप ईस्ट में जा रहे हो और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ में होती है। तो ईस्ट और नॉर्थ ये परपेंडिकुलर एक दूसरे से, इतना तो समझ में आ गया। चलो ठीक है, द बोट कैरीज ए वर्टिकल कंडक्टर रॉड 2 मीटर लॉन्ग। तो देखो क्या हो रहा है, इस तरीके से रॉड भी कंडक्टर रॉड ले लिया। ओके, if the speed of boat is 2, the magnetic induction EMF induced in the coil is okay। अभी कैसा कर सकते, देखो ये रॉड ऐसे है, देखो ये रॉड वर्टिकल है, समझने वाली बात है। रॉड वर्टिकल है, बोट जा रही है ईस्ट में, मान लीजिए आप मोबाइल देख रहे हो तो बस आपकी तरफ मान लीजिए ईस्ट है और उसको परपेंडिकुलर नॉर्थ है। तो समझ में आ रहा बात, देखो ये रॉड ऐसे ऐसे जा रहा है, ये रॉड ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, परपेंडिकुलर है, और इसका वेलोसिटी देखो, समझ लो बात, समझ लो। देखो ये रॉड है, ये रॉड ऐसे आ रहा है तो वेलोसिटी वेक्टर, ये रॉड का वेक्टर है ना, और ये मैग्नेटिक फील्ड, ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। चलो ठीक है, ईएमएफ मिल जाएगा यहाँ पर, ईएमएफ इज BLV। मैग्नेटिक फील्ड कितना है 3.6 10⁻⁵। लेंथ ऑफ रॉड कितना बताया भाई, 2 मीटर बताया है, और वेलोसिटी कितना है 2 ही है। EMF induced is तो ये 14.4 10⁻⁵ आ गया। तो देखो अभी ये वोल्ट में आ गया, तो इसको इन्होंने 1 to देखो 0.144 10⁻³ वोल्ट लिख सकते हैं, या फिर 0.144 मिली वोल्ट लिख सकते हैं। ये हो गया बच्चों EMF, ये हो गया यहाँ पर EMF 0.144 मिली वोल्ट। ओके गॉट इट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखो क्या है, कंडक्टर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग मूविंग विद स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू द फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 1000 एम्पियर पर मीटर। कोई बात नहीं, द EMF इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर इज
लेंथ दिया है, वेलोसिटी दिया है और स्ट्रेंथ दिया है, स्पीड परपेंडिकुलर टू द फील्ड। अच्छा, द कंडक्टर के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन खुल के नहीं बताया इन्होंने, लेकिन फिर भी हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? क्वेश्चन इज अबाउट इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो E इज इक्वल टू भाई BLV। तो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, देखो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या? तो आपने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ लिया है, म्यू नॉट H। जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बताया है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बताया है, उसका मतलब होता है कौन? उसका मतलब होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब होता है ये H, और हमें मैग्नेटिक इंडक्शन चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पर देखो म्यू नॉट H और LV ऐसे करा दिया। कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा घुमा रही है लोग अभी। तो चलो ठीक है, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है? 4 पाई 10⁻⁷। H की वैल्यू इन्होंने बता दिया 1000। लेंथ ऑफ रॉड बता दिया 10 सेंटीमीटर, जो कि 10 × 10⁻²। ये कन्वर्शन जमता है बच्चों? जमना ही चाहिए। समझ लो, कई बच्चों को ये दिक्कत आती है, वेलोसिटी V से रिलेट क्या कर रहा है? 1 आ रहा है। चलो ठीक है, तो अभी आखिर वाले आंसर जो है पाई में ही रिक्वायर्ड है, तो 4 पाई 10 पावर, ये -7 इसका 10⁻² था, यह -2 कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो 10⁻⁻6 बचेगा। ठीक है, तो क्या ये 4 पाई -6 की जगह पर माइक्रो लिख सकता हूँ? माइक्रो, और यह होल्ट में आ गया, बस यह आ गया। तो ऑप्शन ये होना चाहिए। हाँ सॉरी, करेक्ट तो चल रहा है सब, और कुछ रह गया इसमें? 10⁻⁻², 1 मीटर पर सेकेंड, और 4 पाई 10⁻⁷। चलो ठीक है, हाँ मैंने वही सोचूं मैं, ये 1000 था ना, बाई मिस्टेक गलती हो गई। 1000, ये 1000 था भाई, 1000 था, और फिर लेंथ जो था 10 सेंटीमीटर, तो 10 10⁻⁻², और वेलोसिटी जो था 1 था। अच्छा, तो ये सब चेंज हो गया अभी। इज इक्वल टू 4 पाई 10⁻⁷। तो देखो इसके 2 0 तो इसके साथ कट हो जाएंगे, फिर इसका 1 0, इसका 1 0, मतलब 10⁻² बच जाएगा। तो दैट कैन बी 4 पाई, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 40 पाई 10⁻⁻7 × 10 कर सकते हैं। आप करके देख लो यार, क्या 10⁻⁻6, तो 40 पाई और 10⁻⁻6 को माइक्रो, और ये हो गया बच्चों होल्ट। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर EMF। तो आंसर ये नहीं बनने वाला है, ये बनने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एयरक्राफ्ट ऑफ विंग स्पैन 40 मीटर फ्लाइज हॉरिजॉन्टली। आप करना है, ये होमवर्क ले लो, ये होमवर्क ले लो, आसान है, वैसे ही है। एयरक्राफ्ट का जो विंग होगा उसको आप लेंथ कंसिडर करके चलो। फिर नेक्स्ट लेवल में देखो क्या होता है। अभी तो मोशनल EMF था, अभी रॉड रोटेट हो रहा है। तो जब रॉड रोटेट होता है तो उसके अक्रॉस EMF इंड्यूस्ड होना शुरू हो जाता है। तो EMF की डायरेक्शन वगैरह देना है, तो देखो इस रॉड को समझ लो, इस रॉड में से एक छोटा एलिमेंट इमेजिन करो, और इस रॉड का इस छोटे से एलिमेंट का वेलोसिटी, क्योंकि ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है, लेकिन ये एलिमेंट अभी इस इंस्टेंट पर बात करें तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये V आ गया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ये I आ गया। मतलब नीचे वाली जो टर्म होने वाली है ना, वो हाई पोटेंशियल, मतलब अगर इसको रिप्लेस कराना हो अभी अगर इस इंस्टेंट पर, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा इसको। इसका EMF कितना आएगा? तो EMF के लिए 1/2 BωL², ये ध्यान में रखो। यहाँ पर प्रूफ तो आपने ऑलरेडी 12th में कर लिया है बोर्ड के हिसाब से। तो EMF इज हाफ ऑफ BωL², BωL², ये होगा इस रॉड से रिलेटेड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। उसके बाद में देखो यहाँ पर एक कंडक्टिंग साइकिल व्हील विथ ईच स्पोक ऑफ लेंथ L है। तो इस तरीके से अगर ये साइकिल है और ये पार्ट है इसका रिम होगा, ठीक है, ये एक्सल वाला पार्ट होगा। तो जब ये रोटेट होता है तो हर एक रॉड के अक्रॉस एक छोटा सा सेल का इफेक्ट मिलने वाला है। सेल मतलब बैटरी का इफेक्ट मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला है अभी मैंने आपको बताया। देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को उठा लो, इसको उठा लेता हूँ, तो जैसे ये रोटेट हो रहा है तो इसका वेलोसिटी V होगा, तो VBI के हिसाब से नीचे, तो नीचे मतलब क्या हो जाएगा बच्चों,
ये रिप्लेसमेंट कुछ इस तरीके से आने वाला है, मतलब ये ऐसा दिखेगा, ऐसे ऐसे दिखने वाला है। इसका ईएमएफ कितना, तो 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर था ही था, लेकिन और हाँ ओमेगा की वैल्यू 2 पाई ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखो नेट वर्ड इस्तेमाल किया। आप सोचोगे कि यार देखो कितना स्पोक है यहाँ पर, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, आप काउंट करते बैठो। लेकिन एक बात बहुत बढ़िया चीज़ यहाँ पर है बच्चों, जितना बैटरी तैयार होगा यहाँ पर, जितना बैटरी भी तैयार होगा उन सब का एक पार्ट अगर आप देखो गौर से, सबका पॉजिटिव टर्मिनल एक ही जगह पर आ रहा है, सबका पॉजिटिव टर्मिनल एक ही जगह पर आ रहा है, यह सारा के सारा एक ही जगह पर आ रहा है बच्चों, गॉट इट। तो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है समझ लो आप। और जो रिम मैंने बताया ना, तो रिम जो कनेक्शन में आ रहा है, ये रिम मेटल का होता है, मतलब ये जो दूसरा निगेटिव टर्मिनल है वो सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो भाई ये तो सिस्टम पैरेलल वाली हो चुकी है, और पैरेलल वाली सिस्टम में आपको पता ही होगा अगर सारे सेल की वैल्यूज सेम है तो भाई रिजल्टेंट जो है उतना ही बनने वाला है। सेल इसमें ऐड नहीं होता है, सीरीज में ऐड होता है, सीरीज में सब्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पर ये पैरेलल जो है सारा का सारा सेम है, तो नेट ईएमएफ जो एक रॉड का होगा वही सबका यहाँ पर होने वाला है। इसको ध्यान में रखना है, बहुत छोटा सा सवाल है लेकिन जवाब बहुत ट्रिकी है, मतलब सवाल बहुत ट्रिकी है। फिर देखो यहाँ पर ए रॉड ऑफ लेंथ एल रोटेटेड विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा about its one end perpendicular to magnetic field of induction B, the EMF induced across। तो अभी तो आपने पढ़ा है 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो भाई बी आंसर आ गया इसका, ठीक है, बी आंसर आ चुका है। उसके बाद ए बाइसिकल व्हील, ए बाइसिकल व्हील ऑफ रेडियस आर, ठीक है, एन स्पोक की वैल्यू भी दी गई है। इट इज रोटेटिंग एट द रेट ऑफ एफ आरपीएम, देखो एफ आरपीएम में बताया, परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड, कोई दिक्कत नहीं है भाई। द ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द रिम एंड द सेंटर ऑफ द व्हील, अभी आपने पढ़ा है एक ही रिजल्ट मिलने वाला है जिससे हमने नेट बोला था, ई नेट इज इक्वल टू 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो 1/2, क्योंकि इनकी इंफॉर्मेशन जो है इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसी है, तो b इंटू 2πf इंटू एल स्क्वायर, क्योंकि आरपीएम में था लेकिन इन्होंने कैसे कोई मेंशन नहीं किया, कन्वर्शन वाला दिख नहीं रहा मुझे ऐसा कुछ। तो देखो 2 कैंसिल करवा देता हूँ, तो b/f एल स्क्वायर हो सकता है, b/f एल स्क्वायर, b/f एल स्क्वायर। तो एल की जगह पर इन्होंने आर का इस्तेमाल किया है, रेडियस की टर्म में इस्तेमाल किया, तो लेंथ ऑफ रॉड की तरह पर रेडियस बताया, तो b/f आर स्क्वायर। ये सेकंड आंसर यहाँ पर मिलने वाला है, गॉट इट, ये सेकंड आंसर यहाँ पर मिलने वाला है। ओके चलो ठीक है बच्चों, आगे बढ़ो। अभी ये एक फैराडे डिस्क होता है, फैराडे डिस्क जब रोटेट होता है तो इसके भी रिम और सेंटर के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस्ड होता ही होता है। तो इसका रिजल्ट अभी जो देखा था बस वही रिजल्ट है, 1/2 बी ओमेगा और लेंथ की स्क्वायर की जगह पर रेडियस का स्क्वायर, इसको याद रख लो। ओके ठीक है, यहाँ पर ठीक है, देखते हैं बच्चों। ए मेटल डिस्क ऑफ रेडियस आर रोटेट्स विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर पासिंग। ओके अरे भाई यही तो चीज़ है, अभी बताया। अबे क्या, अभी तो आपने किया है ना, br² ω/2, br² ω/2, br² ω/2 अभी किया है, बस वही है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद में इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से कॉइल डाल दी जाती है और ये कॉइल रोटेट होते रहती है मैकेनिकल से हेल्प से, मतलब कि अलॉन्ग उसके, मतलब विंड मिल जैसे होगा है ना, या कोई टरबाइन होगा तो उसकी हेल्प से ये रोटेट किया जाता है। तो जब रोटेट होता है मैग्नेटिक फील्ड में तो इसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। इसका फॉर्मूला E = E0 sin ωt। ये जो है ये हमारा यहाँ से आगे एक्चुअली देखा जाए तो AC वाला चैप्टर शुरू हो जाता है, तो AC चैप्टर शुरू हो जाता है। तो अभी आपको याद रखना पड़ेगा, साइक्लिक प्रोसेस चल रही है, ओमेगा जो है ये इसके रोटेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कितना रोटेशन रहा उसके हिसाब से ओमेगा मिलेगा। तो E0 क्या है, इसको कहा जाता है पीक EMF। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा 2πf NBA। N क्या होता है भाई, इसके अंदर
ये जो कॉइल है ना, इस कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स। बी क्या होता है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डाल दिया वो हो गया। ए फॉर इस कॉइल का एरिया हो गया, और इसका जो है ये बेसिक ग्राफ है। तो ये अभी इसका डिटेल यहाँ पर नहीं आएगा, इसके सवाल बहुत कम आने वाले, मतलब नहीं आने वाला है। ये पूरा के पूरा एसी में जाने वाला है, जो कि अगला चैप्टर है हमारा। अभी देखो ये इंपॉर्टेंट है, इस पर कई सारे सवाल बन जाते हैं आपके। मैग्नेटिक फील्ड में पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड में एक फ्रेम अंदर था, पहले अंदर था, और जब इसको खींचना शुरू कर देते हैं हम, तो इसका एक सेक्शन तो बाहर निकल गया, लेकिन आप इसको, इस फ्रेम को ना 4 रॉड की तरह ट्रीट करो। 4 रॉड्स है, अलग अलग 4 रॉड्स है। पहला रॉड तो भाई बाहर निकल गया। अभी देखो ऊपर वाला रॉड और नीचे वाला रॉड अगर देखते हैं, तो इसका वेलोसिटी और लेंथ दोनों पैरेलल है। देखो कैसे होगा, ये रॉड और इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस रॉड का लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल है। इस रॉड का लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल है। तो ये सारी चीजें यहां पर है। गॉट इट? ओके। लेकिन यहां पर ये जो रॉड है, बच्चों, दैट रॉड इज स्टिल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। रॉड है, ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, और ये वेलोसिटी वेक्टर है। ये सारा का सारा यहां पर दिया है। तो इसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस्ड होना शुरू हो जाएगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड राइट हैंड की हेल्प से दे दो। देखो V, B और I ऊपर आ रहा है, तो यह इस तरीके से मैंने इसको रिप्रेजेंट करा दिया, और पूरी फ्रेम का रेजिस्टेंस मान लीजिए R है। तो जब ऐसी चीज हो रही है, तो क्या होगा ना, इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला जो चैप्टर था, उस चैप्टर के अनुसार देखें तो इस फ्रेम पर एक फोर्स डेवलप होता है। कौन सा? देखो FBI लेफ्ट हैंड डाल रहा हूं मैं भी, B अंदर है, करंट ऊपर पास हो रहा है, फोर्स, तो इसको पीछे खींचा जाता है। अभी आपको इसमें नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ एक छोटा सा अजम्पशन करना है, क्योंकि इतना डिटेल में जाना है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और बाद में फिर पढ़ लो ये सारी चीजें। अभी जो मैं बात करूं, तो वही फ्रेम को बाहर निकालने के लिए मुझे लगने वाला है एफर्ट, कुछ ना कुछ वर्क डन लगने वाला है, क्योंकि ये फ्रेम करने वाली है अपोज। क्यों करने वाली है भाई? जब मैं इसको खींचता हूं तो करंट जनरेट होगा, क्योंकि रॉड मोशन में आ गया मैग्नेटिक फील्ड में, और उस करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के चैप्टर में से एक मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ऊपर और नीचे भी हो रहा है, लेकिन एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो इसमें आपको 2 फॉर्मूले कई भी याद करने पड़ेंगे। जो फोर्स है वो देखो B²L²V/R। अच्छा, ये 4 रॉड्स है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा, एक रॉड ऑलरेडी बाहर निकल गया, वो कोई काम का नहीं। ये हॉरिजॉन्टल रॉड और ये नीचे वाला हॉरिजॉन्टल रॉड, ये भी कोई काम का नहीं है। सिर्फ यही रॉड जो है ये काम कर रहा है, जो कि परपेंडिकुलर है, बस उसी पर फोकस करना है। तो B²L²V/R, R फॉर रेजिस्टेंस। और अगर पावर पूछा जाए, मैकेनिकल पावर जो लगने वाला है, रेट ऑफ डूइंग वर्क जो लगने वाला है, मैकेनिकल पावर जो लगने वाला है वो B²L²V², देखो इसमें सिर्फ V की जगह और V²/R करना है। ये जो मैकेनिकल पावर जो हम लगा रहे हैं, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर, क्योंकि जो हम लोग ताकत लगा रहे हैं, जो पावर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम लोग वर्क डन कर रहे हैं, जो मैकेनिकल यूज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रहा है। ये 2 फॉर्मूले बच्चों याद कर लो। इस पर सवाल बन रहा है क्या? देखो, ए स्क्वायर लूप ऑफ एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए स्क्वायर लूप ऑफ एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। ठीक है, दिस तो रेजिस्टेंस दे दिया भैया मैंने यहां पर, सॉरी, तो रेजिस्टेंस दे दिया 10 ओहम, और एरिया है इनको दिया हुआ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ, ठीक है, इस अभी क्या है पढ़ लेता हूं पहले मैं पूरा। प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 40 टेस्ला, तो बी की वैल्यू बताई है 40 टेस्ला। ठीक है, परपेंडिकुलर। द वर्क डन इन पुलिंग द लूप आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्लोली एंड यूनिफॉर्मली इन 1 सेकेंड, तो भाई इन्होंने टाइम भी दे दिया है 1 सेकेंड। तो अभी जो आपने पढ़ा है, पावर वॉज B²L²V² / इज इक्वल टू, मैंने बोला था वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, वही चीज़ यहाँ पर ला ली है।
लेकिन अभी एक चीज़ समझने वाली है, इन्होंने एरिया बताया, लेकिन एरिया बताते वक्त इन्होंने स्क्वायर लूप बता दिया है। तो अगर स्क्वायर लूप है तो इससे आपको पता चलेगा एरिया इज एल स्क्वायर विच इज़ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब लेंथ होने वाला है 5 सेंटीमीटर। ये मिल गया आंसर। तो देखो अभी बी की वैल्यू रख देते बच्चों, कितना है, बी की वैल्यू है 40। तो ये सारे ही तो स्क्वायर में करा रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, एक साथ कर लो या कैसे करना है, चलो ठीक है मैं अलग अलग कर देता हूँ। बी स्क्वायर लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 10 पावर -2 का स्क्वायर। और वेलोसिटी कितना बन रहा था, वेलोसिटी स्लोली, अच्छा स्लोली, ओहो स्लोली, लेकिन निकल तो रहा है बाहर, 1 सेकंड में निकल रहा है पूरा बाहर। तो अगर 1 सेकंड में बाहर निकल रहा है तो वेलोसिटी कैसे मैनेज करना देख लो। ये फ्रेम था जो कि पूरा मैग्नेटिक फील्ड में था, जो कि पूरा मैग्नेटिक फील्ड में था, इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ये अगर इसको खींचा जाए तो पूरा के पूरा मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकलना है, मतलब लेंथ 5 सेंटीमीटर का पूरा बाहर निकलना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है भाई। ये जो है फ्रेम, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकलना है, मतलब इस फ्रेम को एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर आगे बढ़ना पड़ेगा। और कितने टाइम में, 1 सेकंड में। तो यहाँ पर देखो वेलोसिटी की जगह पर 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकंड में घटना घट रही है तो इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय, फिर रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस इन्होंने बताया 10 ओहम इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम इज 1 सेकंड। इतना सारा झंझट करना पड़ेगा। तो वर्क इज इक्वल टू ये 1600 25 10⁻⁴ अगेन 25 10⁻⁴ और डिवाइडेड बाय, फिर ये आ गया 10। तो इसको अभी सॉल्व करते हैं, एक ज़ीरो कट करवा दिया, तो यहाँ इसको लाते हैं, वर्क इज इक्वल टू 160 या फिर 10 पावर माइनस, पावर में गड़बड़ हो रहा है कुछ, 1600 और कुछ बताया उन्होंने, पावर कहीं ना कहीं मुझे गड़बड़ लग रहा है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, शायद आ जाएगा, हाँ आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। तो 16 × 25 × 25 हो जाएगा, इंटू 10 पावर -8 हो जाएगा। कहाँ -8 हो जाएगा, 16 है तो 10 पावर -7 हो जाएगा। चलो ठीक है, 10 पावर -7, 1 2 3 4, मतलब -3 बन रहा है मेरा आंसर, 110 पावर -3 बन रहा है, यह आना चाहिए। थोड़ा कैलकुलेशन एक बार देख लो वापस से। तो पावर था b स्क्वायर l स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय, दैट वाज वर्क अपॉन टाइम। इन्होंने बहुत सारी इनडायरेक्ट हिंट दी है, तो स्क्वायर फ्रेम दिया है तो हमने एरिया से पहला लेंथ निकाल लिया, फिर भाई वेलोसिटी नहीं दिया था इन्होंने, तो हम पता करा है कि यार स्क्वायर फ्रेम है तो इसका लेंथ पूरा बाहर निकलना चाहिए, तो 5 सेंटीमीटर को बाहर निकलना पड़ेगा 1 सेकंड में, तो उससे वेलोसिटी में मिल गया हमारा। चलो ठीक है, आगे देखो। एडी करंट एक कॉन्सेप्ट होता है, बेसिकली अगर कोई मेटल प्लेट होता है तो मेटल प्लेट में कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब मेटल प्लेट को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में खींचते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो लेंज लॉ को फॉलो करते हुए मैग्नेटिक फील्ड उसको चेंज होते हुए दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन मोशन में था, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज की वजह से उसको अपोज करने के लिए इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली अभी के लिए, फिलहाल के लिए, एंट्रेंस क्रैक करने के लिए आपको यही समझना पड़ेगा कि जब कोई प्लेट मैग्नेटिक फील्ड में जाती है, पास होती है, तो उसके अंदर बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी मोशन में है, क्योंकि प्लेट अगर आगे जा रहा है तो भाई इलेक्ट्रॉन भी साथ साथ प्लेट के जा रहा है, तो जब जा रहा है तो ये अपोज करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, तो इसका खुद का करंट जनरेट करना शुरू कर देगा, टाइनी करंट जनरेट करेगा, ताकि जो जितना भी कंट्रीब्यूट हो वो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे। तो होता क्या है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में इस टाइप का पेंडुलम अगर हम लेते हैं, इस टाइप की प्लेट, और ये ऑसिलेट हो रही है, तो भाई इलेक्ट्रॉन को जितना घूमने के लिए एरिया ज़्यादा मिलेगा तो उतना ज़्यादा ही अपोज करेगा। तो इसलिए क्या कर दिया जाता है, इसको स्लॉटेड कर दिया जाता है। स्लॉट करने की वजह से क्या होगा, एरिया कम मिलता है। तो ये एक तरीका होता है कि एडी करंट को कम किया जाए। ठीक है, तो इसमें अभी तो लाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चलो एक्सप्लेन कर दिया मैंने यहाँ पर। आगे बढ़ो, देखो सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन और ट्रांसफार्मर, ये 3 कॉन्सेप्ट है बेसिकली काम करते हैं।
अभी इसमें इसमें भी आपको बहुत डिटेल नहीं जाना है, अभी आपको पता है एक ही काम करना है भाई, इसको जो है इसके सम्स जो आए, उसके जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, बस उसको इंस्टेंटली आप सॉल्व कर पाओ। तो क्या होगा यहां पर देखो, एक इंडक्टर मैंने दिखा दिया जो कि इस तरीके से वायर वाइंडिंग होती है, और एक बैटरी दिखा दिया। जैसे ही हम लोग स्विच क्लोज करते हैं, तो जैसे देखो ये दो ही बार होता है, जब स्विच क्लोज कर रहा है, ऑन कर रहा है या फिर ऑफ कर रहा है, इस दो ही चीजों में ये सारी चीजें होने वाली है। तो स्विच ऑन करो या ऑफ करो, ऑन करो या ऑफ करो, इस ड्यूरेशन में करंट बढ़ेगा, ऑन करो तो बढ़ेगा, ऑफ करो तो घटेगा। इस ड्यूरेशन में फ्लक्स एसोसिएटेड विद कॉइल चेंजेस, और कॉइल क्या करती है, जो फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है उसको अपोज करने के लिए खुद एक अंदर से अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक ईएमएफ जनरेट करना शुरू कर देती है, खुद एक बैटरी की तरह काम करना शुरू कर देती है, खुद एक ईएमएफ इंड्यूस करना शुरू कर देती है। तो बहुत डिटेल में ना जाते हुए भाई, वॉट एवर फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल इज देयर, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द करंट, जो करंट बढ़ रहा था। सो फाई वॉज प्रोपोर्शनल टू करंट, तो फाई इक्वल टू एल आई लिया जाता है। हालांकि ये जो फाई होता है ये फाई टोटल लिया जाता है, विच इज अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन हो और फ्लक्स एसोसिएटेड विद एनी सिंगल टर्न आपको पता हो, तो सिंगल टर्न का फ्लक्स, मतलब ये जा रहा है फ्लक्स पहले में से, फिर दूसरे में से, फिर तीसरे में से, तो भाई इसको नंबर ऑफ टर्न्स को क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके ये फाई टोटल आता है। तो यहाँ फाई का मतलब फाई टोटल होगा, एल आई लिख सकते हो सीईटी के लिए। और जब ये ईएमएफ इंड्यूस करता है तो इसका फॉर्मूला है माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये वही फॉर्मूला है, देखो फाई की वैल्यू रख दो, मैंने आपको शुरुआत में बोला भाई ये फ्लक्स जो है ये बड़ी काम की चीज़ है, बस करता धरता यही है। अगर यहाँ पर फाई की वैल्यू रख दो तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, अभी इस पर काम करना है। इसका यूनिट बच्चों देख लो, यूनिट ऑफ एल, अगर एल को यहीं रख दिया जाए तो वोल्टेज डिवाइडेड बाई डी आई बाई डी टी आ जाएगा। तो वोल्टेज डिवाइड बाई डी आई बाई डी टी, तो एम्पियर बाई सेकेंड, सेकेंड ऊपर चला गया, लेकिन आपको पता है वोल्ट अपॉन एम्पियर ये तो रेजिस्टेंस होता है, ओहम आ गया, सेकंड लिख दिया, और इसी को कहा जाता है हेनरी। ये भाई काम की चीज़ है, ये आपको किसी भी सूरत में किसी भी हालत में ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो यहाँ देखते हैं, अ ग्राफ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस करंट इज शोन इन द 4 इंडक्टर्स। ओके, स्मॉलर वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अभी आपने पढ़ा है फाई इक्वल टू एल आई, तो फाई डिवाइडेड बाय आई, देखो वाई एक्सिस पर फ्लक्स है, एक्स एक्सिस पर करंट है, तो फाई बाय आई इज नथिंग बट स्लोप इज इक्वल टू एल। जिसका स्लोप कम उसका इंडक्टेंस कम, तो यहां पर सबसे कम स्लोप डी का दिख रहा है, तो जो आंसर आना चाहिए इसका यह आना चाहिए डी, मतलब डी जो कि ए चॉइस में है, ये डी वाला ग्राफ जो कि चॉइस ए में है। ओके, उसके बाद देखो ये थोड़ा सा ऑड क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिया है इन्होंने, मैं किरचॉफ्स लॉ को फॉलो करना पड़ता है, तो मैं कैसे है बताता हूँ, वो उसको समझ लो आप। इन अ गिवन सर्किट इफ डी आई बाई डी टी इज गिवन -1 एम्पियर पर सेकेंड, देन द वैल्यू ऑफ वी ए बाई वी टी एट दिस इंस्टेंट इज। अब इसमें देखो क्या है, दो चीज़ें होती है इसमें, इन्होंने करंट अभी के इंस्टेंट पर 2 एम्पियर पास हो रहा है, लेकिन ये करंट का रेट ना ऐसे चेंज हो रहा है, मतलब थोड़ी देर बाद अगर आप बात करो तो 2 की जगह पर 1 एम्पियर आ जाएगा, फिर उसके बाद ये 0 आ जाएगा। तो तरीका जो होता है इस डायग्राम को दिखाने का ऐसे होता है कि उस इंस्टेंट का करंट भी दिखाया जाता है, और उसका जो चेंज है रेट का, मतलब करंट का रेट चेंज होता है, जो चेंज हो रहा है, जिस तरीके से चेंज हो रहा है वो भी दिखाया। अभी आपको कैसे करना है देखो, मैं जो मैन्युअली बताता हूँ, आप समझो करंट ऐसे जा रहा है, तो मैं बोलूँगा करंट फ्लो फ्रॉम हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो, मैं इंटेंशनली स्मॉल एल दे रहा हूँ। यहाँ पर बैटरी है हाई और ये लो, और हम बी तक पहुँच पाएंगे। तो मैं कैसे इक्वेशन बना रहा हूँ देख लो, वी ए जहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ मैं, ए से शुरुआत कर रहा हूँ, फिर आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, जैसे आगे बढ़ रहे हो तो हमें रजिस्टर दिख रहा है, हम रजिस्टर को क्रॉस कर दिया है, ऐसे मान के चलो, जैसे रजिस्टर दिखा 12 ओम, हमने रजिस्टर को क्रॉस कर दिया। तो भाई क्रॉस करने के बाद हम लोग कहाँ पहुँचे, क्या हम लोग हाई पर पहुँचे या लो पर पहुँचे, हम लोग भाई लो पर पहुँचे। कहाँ पहुँचे, यहाँ पर लो पर पहुँचे, तो लो के लिए माइनस, लेकिन ये जो है रजिस्टर है तो इसका करंट इंटू रेजिस्टेंस IR, पोटेंशियल ड्रॉप। उसके बाद में अगर आप देखो तो आपको दिख रहा है इंडक्टर, इंडक्टर में से क्रॉस होके आगे चले जाओ, जैसे इंडक्टर को क्रॉस करके आगे बढ़ जाओगे, आप कहाँ पहुँचोगे, लो पोटेंशियल पर, माइनस माइनस,
वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितना था, तो मैं लिख देता हूँ L di/dt। उसके बाद में आपको बैटरी के आगे आना है, तो बैटरी में से कहाँ से कहाँ जाओगे, हाई टू लो, आप छोटी लाइन पर आ रहे हो, तो माइनस ये 12 वोल्ट, और आखिर में हमें बी तक पहुंचना है, तो जहां हम लोग पहुंचने वाले तो इज इक्वल टू साइन के अक्रॉस लिख दिया। जो बच्चों का नीट का और जेई का प्रिपरेशन हुआ है वो बच्चे समझ पाएंगे इसको। तो VA माइनस VB और बाकी सारी चीजें उधर ले जाओ, IR प्लस L di/dt और ये प्लस 12। I 2 एम्पियर था, R जो कि 12 ओम था, L जो कि 6 है, और di/dt जो इन्होंने बताया कि 1 से चेंज हो रहा है, -1, और ये बच्चों है 12। तो देखो 24 माइनस 6 ये प्लस 12, 36 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 30 आना चाहिए, 30 आना चाहिए। ये आंसर आ गया इसका। जो इंडक्टर है उसके अंदर जब करंट कांस्टेंट हो जाए तो एवरेज जो एनर्जी स्टोर्ड होती है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय हाफ L/I0 का स्क्वायर। और ये L जो होता है, कभी अगर मान लीजिए सवाल पूछ लिया जाए तो ये जो इंडक्टर होता है ना, जैसे हम लोग मैकेनिक्स में मास जो होता है उसको इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया मतलब एक तरीके से अपोज करने वाली प्रॉपर्टी। तो उसी तरीके से L को इलेक्ट्रिकल इनर्शिया कहा जाता है। अगर सवाल पूछा जाए तो भाई जवाब दे देना। एनर्जी स्टोर्ड कितना है, तो हाफ L/I² तो I0 जो है यहाँ पर एक कांस्टेंट करंट है, फाइनलाइज सेटल्ड करंट है। इस पर क्या सवाल बनते हैं देखो, जैसे यहाँ पर बताया द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड, मैग्नेटिक सवाल में देखो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड बताया इन एन इंडक्टर ऑफ 5 माइक्रो हेनरी कैरिंग करंट ऑफ 2 एम्पियर। सो एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ ऑफ L की जगह पर 5 माइक्रो, ये कन्वर्शन जमना चाहिए, इनटू I करंट का स्क्वायर 2 एम्पियर का स्क्वायर। तो भाई देखो ये 2 2 ज़ा 4 और ये 2 कैंसिल करवा के 2 इंटू 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 होता, मतलब 10 पावर माइनस 6 होता, 10 पावर माइनस 5 होता। या फिर आप ऐसे रख सकते हो इसको, देखो 10 माइक्रो जूल, 10 माइक्रो जूल। ये आंसर आ चुका है 10 माइक्रो जूल। बस ये ऐसे सवाल एक्चुअल में एक्सपेक्टेड होते हैं सीईटी के लिए, ठीक है। तो उसके बाद में देखो जो सोलेनॉइड है, तो सोलेनॉइड 2 टर्म्स है, सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्शन, इस पर सवाल काफ़ी सारे आते हैं, और एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी ये चीज़ समझ लो, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी यूजुअली जो होता है ये होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, वही एनर्जी डेंसिटी होता है, विच इज़ मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर b² ऑफ म्यू नॉट। ये काम की चीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में होता है, तो b² म्यू नॉट इसको याद कर लो। उसके अलावा इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है दैट इज म्यू नॉट। इसमें देखो स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो स्मॉल n कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज कैपिटल N बाय स्मॉल n, क्योंकि इसमें अगर n को मान के चले हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स है, जितनी नंबर ऑफ टर्न्स हो गए है ना n, और इसका लेंथ है l, तो स्मॉल n कैन बी कैपिटल N बाय स्मॉल n। तो देखो एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, म्यू नॉट n स्क्वायर लेंथ मल्टीप्लाई बाय a क्या है, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इस सोलेनॉइड का, तो म्यू नॉट n स्क्वायर l इंटू a, या फिर इसको अच्छे तरीके से याद रखना है तो म्यू नॉट n स्क्वायर और l इंटू a इस सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा, तो आपको वॉल्यूम याद रखना पड़ेगा। ये काफ़ी आसान हो जाएगा, ये काफ़ी आसान होता है, ठीक है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, इसमें करंट की वैल्यू नहीं आती है, तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड जो है ये कंप्लीटली डिपेंड होता है नंबर ऑफ टर्न के स्क्वायर पर और वॉल्यूम पर। यहाँ पर देखा जाए तो इस तरीके से। तो पहला फॉर्मूला को याद रख लो, डायरेक्ट कंक्लूजन पे जंप नहीं करते, पहले फॉर्मूला को याद कर लो। अभी देखो क्या है सवाल, इफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन अ सोलेनॉइड इज ट्रिपल्ड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। तो भाई सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड वाज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड था, तो सेल्फ इंडक्टेंस L2 बाय L1 इज इक्वल टू N2 बाय N1, इस ब्रैकेट का स्क्वायर डलवा देता हूँ। तो भाई N2 कितना है, इसने ट्रिपल करवा दिया, तो ट्रिपल N1 अगर n है तो ये ट्रिपल करवा दिया, तो भाई 9 हो गया, तो L2 इज 9 टाइम्स L1 है क्या, 9 टाइम्स L1, ये आंसर आ चुका है इसका, ठीक है।
उसके बाद में देखो ए सोलेनॉइड ऑफ वायर कैरिंग वायर ऑफ सर्टन रेडियस हैज़ 150 टर्न्स, ठीक है। इसमें इन्होंने जो है बच्चों ये कैपिटल N बताया है। सेल्फ इंडक्टेंस इज 16 मिली हेनरी, ठीक है, L बता दिया। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेकंड सिमिलर सोलेनॉइड ऑफ 600 टर्न्स है। यहाँ पर भले ही नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में बात किया तो देखो सेल्फ इंडक्टेंस वाज म्यू नॉट एन स्क्वायर इनटू वॉल्यूम था। अगर आप इसको गौर से देखो तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और इसका स्क्वायर इनटू वॉल्यूम आप लिख सकते हो। अभी आपको पता है वॉल्यूम क्या है। अच्छा, ये लेंथ की वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन हो पाएगा तो मैं स्मॉल l डाल देता हूँ लेंथ के लिए। तो दैट इज l प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर वैसे भी आ रहा है। तो भाई वही चीज़ कर लो फॉलो, L2/L1 इज इक्वल टू N2/N1 का स्क्वायर। तो देखो क्या होगा, इन्होंने क्या बताया, नंबर ऑफ टर्न्स को क्या किया, हाँ देखो पहले 150 था, अब पहले N2/N1, तो अभी इन्होंने 600 करवा दिया, पहले था 150। तो देखो L2 इज इक्वल टू ये 16 हो गया और ये L1 यहाँ पर आ गया। तो L1 की वैल्यू ऑलरेडी इन्होंने 16 बताया था, ठीक है। तो 256 मिली हेनरी एज इट इज, ओके। चलो ये कर सकते हो आप, ये कर सकते हो, ये होमवर्क देख लो, होमवर्क की तरह देख लो। उसके बाद में ये कुछ चीज़ें हैं, ये एडिशनल डाल दिए, बेफजूल में डाल दिए हमारे सिलेबस में, ये कहीं पर पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड, टोरॉइड क्या होता था बच्चों, ऐसे पूरा ऐसे डोनट शेप था ना, आपने पढ़ा होगा। तो यस, उसी को बताया। तो म्यू नॉट एन स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2r। तो ये स्मॉल r स्क्वायर जो होता है, अच्छा हाँ, स्मॉल r क्या होता है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये क्रॉस सेक्शन, इसका रेडियस, क्योंकि एरिया तो आने वाला है इसमें, तो इस क्रॉस सेक्शन का जो होगा रेडियस वो इस तरीके से। तो ये लर्न कर लो भाई, इसको लर्न कर लो, इस पर सवाल नहीं बनता। अगर आया बहुत मुश्किल से तो फार्मूला, ये भी टेक्स्ट बुक में है इसीलिए मैंने कवर कर लिया। उसी तरीके से ये भी टेक्स्ट बुक से उठाया है, इसको भी कॉपी पेस्ट मार लो कि इस तरीके से कोएक्सियल केबल था जिसमें से करंट बाहर निकल रहा है, कोएक्सियल भी बोल के हम लोग, करंट निकल रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला म्यू नॉट एल लेंथ है, ट्वाइस पाई ln b/a, मतलब इसका आउटर रेडियस और इनर रेडियस, इस पर काम होता है। चलो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, पार्ट करके रख लो, आया तो सीधा सवाल पड़ेगा, इस पर न्यूमेरिकल नहीं आएगा। फिर देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस पर बात होती है। म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है ना बच्चों, इस तरीके से दो कॉइल साइड बाय साइड रखी जाती है, एक कॉइल में चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है और उसमें से काफ़ी सारा फ्लक्स दूसरी कॉइल को मिलता है विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। इसमें जो फ्लक्स बदल गया है, इसमें जो फ्लक्स चेंज हो गया है, उस चेंज को ये डिटेक्ट कर पा रहा है और इस फ्लक्स में से या फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है, तो उसके अनुसार यहाँ पर भी जो फ्लक्स है चेंज होने वाला है। तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकेंडरी चेंजेस, लेकिन यहाँ पर करंट बढ़ रहा है तो करंट बढ़ने की वजह से जो फ्लक्स बढ़ेगा उसके हिसाब से इसको फ्लक्स मिलने वाला है। तो इन दोनों के बीच में जो कपलिंग होता है, ये इसको म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाएगा। तो म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला देख लो। अगर मैं बात कर रहा हूँ सेकंड कॉइल, देखो सर्किट लगाया मैंने प्राइमरी कॉइल में, तो प्राइमरी कॉइल में से करंट बढ़ने वाला है, तो प्राइमरी कॉइल में से जो करंट चेंज होगा उसकी वजह से सेकेंडरी में फ्लक्स एसोसिएटेड होगा। तो phi2/I1 कर दिया मैंने, समझ लो। करंट प्राइमरी में चेंज हो रहा है लेकिन फ्लक्स सेकेंडरी को मिल रहा है, तो phi2/I1, ये पहला। या फिर अगर मैं सर्किट में से बैटरी को उठा के इधर ला दूं, इस बैटरी को उठा के यहां ला दूं, तो इसमें से करंट चेंज होगा और इसको फ्लक्स मिलने वाला है। तो आप रिवर्स करा दो, phi1 लिखना है तो करंट I2 लिखना पड़ेगा। उसके अलावा अभी प्राइमरी पर ही बात करना शुरू करते हैं, इसको लेकर लेते हैं। तो इसके साथ अगर सेकेंडरी कॉइल के साथ का फ्लक्स अगर चेंज होता है तो इसमें EMF इंड्यूस्ड होगा। तो EMF E2 इज -m dI1/dt। देखो यहां चीजें ध्यान में रखो, E2 इक्वल टू -m dI1/dt। गॉट इट भाई, इसको ध्यान में रखो। ये बहुत ही आसान चैप्टर है लेकिन समझाने में इतना वक्त निकल जाता है काफ़ी बार, तो मैंने इसको जितना सिंप्लीफाई करना हो उतना सिंप्लीफाई करा के यहाँ पर दे दिया। इसका ऐसा यूनिट हेनरी, वही जो पहले वाला था वही है हेनरी, है ना। वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, ओहम सेकंड, या फिर वेबर पर एम्पियर भी लिख सकते हैं आप।
ये भी यूनिट आ गया। चलो ठीक है, यहाँ देखते बच्चों, सवाल को देखो कैसे करना है। टू कॉइल्स आर केप्ट नियर टू ईच अदर, नो करंट passes through first coil and current in second coil increases at the rate of 10 ampere per second. The EMF in the first coil is 20 millivolt. Okay. Yes, ठीक है. When no current passes through second coil and 3.6 ampere current passes through first coil, the flux link in the second is, उल्टा पुल्टा ही सवाल, जवाब देखो कैसे आएगा समझ लो। इसमें करंट का रेट चेंज हो रहा है, देखो व्हेन नो करंट पासेस इन अ फर्स्ट कॉइल, द करंट इन द सेकेंड कॉइल इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द फर्स्ट कॉइल इज 20, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द फर्स्ट कॉइल इज -m di2/dt। इन्होंने ऐसे गेम कर दिया कि जो चेंज है करंट का वो सेकंड में दे दिया और प्राइमरी में ईएमएफ जनरेट हो रहा है। तो जिसमें ईएमएफ जनरेट हो रहा है इज इक्वल टू -m और करंट जिसमें चेंज हो रहा है वो सेकंड में आ रहा है। तो इससे पता चलेगा ये 20 मिली वोल्ट -m di2/dt, मतलब करंट का रेट जो था 10 एम्पियर पर सेकंड था। तो ये मैग्नीट्यूड में डाल देते हैं अभी इसको, तो m इज इक्वल टू बच्चों आ गया 10⁻³ दैट इज इक्वल टू 10⁻², यह आ गया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखो व्हेन नो करंट पासेस थ्रू, अभी सेकंड में क्या पूछा गया, व्हेन नो करंट पासेस थ्रू सेकंड है एंड 3.6 एम्पियर करंट पासेस थ्रू फर्स्ट, तो इसको बताया है I1, द फ्लक्स लिंक विथ सेकेंडरी, तो φ2 पूछा गया है। तो देखो I1 बताया है, सेकेंड स्टेटमेंट में I1 बताया है और φ2 पूछा गया है, तो भाई m का वही तो फॉर्मूला था, φ1 डिवाइडेड बाय I2 या फिर φ2 डिवाइडेड बाय I1, वही तो हो रहा था। अच्छा, ऊपर क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाए, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ चेंज करंट का था। चलो ठीक है, सवाल को देखो कैसे करना है। फ्लक्स तो अभी इनको φ2 चाहिए, तो इनको φ2 चाहिए लेकिन करंट I1 लेना चाहिए, इस तरह से उल्टा पुल्टा काम करता है। तो भाई m की वैल्यू तो 10⁻² थी ही, तो φ2 चाहिए डिवाइडेड बाय I1 कितना है 3.6 है, तो φ2 यस φ2 विल बी इक्वल टू 3.6 10⁻²। ये आ रहा है ना, ओके ठीक है, हमने सही तो कर लिया। E1 20 m di/dt 10 एम्पियर पर सेकेंड, ओके। हाँ ये अरे कहाँ गड़बड़ करा दिया मैंने, एक ज़ीरो कट हो जाएगा, तो भाई यहाँ पर 2 10⁻³ बचता था, तो 2 10⁻³ φ2 बाय I1 की वैल्यू इन्होंने बताई है 3.6, तो φ2 इज इक्वल टू आ गया -3, मैच नहीं हो पा रहा था, पावर ही मैच नहीं हो पा रहा था ना 10⁻²। चलो ठीक है, 7.2 10⁻³ गॉट इट। उसके बाद देखो वो जो दो कॉइल्स है किस तरीके से रखिए उस पर ये कपलिंग कांस्टेंट आता है K, तो m इज इक्वल टू K√L1L2, क्योंकि ये जो इंडिविजुअल कॉइल है इनका सेल्फ इंडक्शन तो होगा ही होगा, इसका सेल्फ इंडक्शन है, इसका सेल्फ इंडक्शन है, और जो K है कपलिंग कांस्टेंट है। कैसे देखो, इन दोनों को इतना टाइटली पैक करा दिया कि जितना फ्लक्स पहले ने तैयार किया वो सारा का सारा दूसरे को मिल गया। तो यहाँ पर हम लोग K1 ले सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें डिस्टेंस लिया तो देखो इस तरीके से कई सारा, अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स तैयार होता है तो देखो कई सारा तो इधर निकल गया, कई सारा इधर आ गया, तो जो इधर आया तो इसके चांसेस है इसमें से जाने के, लेकिन जो इधर आ गया वो नहीं, वो लॉस हो गया। तो यहाँ K की जो वैल्यू है यहाँ पर देखिए 0 > K < 1 होता है। और यहाँ पर देखो बात करते हैं कि इसने, इस कॉइल ने जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार किया वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाके घूम के जब आता है तो कॉइल तो ऐसा है, तो यहाँ पर तो कॉइल ऐसा है, तो ये जा रहा है और इस कॉइल में से जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कॉइल का एरिया ऐसा अंदर थोड़ी ना जाएगा, ऐसा कॉइल है तो निकल जाएगा, निकल जाएगा इन द सेंस यहां दिखाता हूं भाई। तो जब मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो कॉइल तो इसका ऐसा है,
एरिया इसका जो है ये एरिया को पैरेलल आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके लिए के की वैल्यू भाई 0 आ गई। उसके अलावा के इज डिफाइंड एज सेकेंडरी का फ्लक्स डिवाइडेड बाय प्राइमरी का फ्लक्स कर लो। सेकेंडरी का फ्लक्स डिवाइड बाय प्राइमरी, प्राइमरी तो 100 तैयार किया होगा, लेकिन सेकेंडरी के साथ में कितना जुड़ा है उस पर यह के डिपेंड होता है। ओके चलो, 2 इंडक्टर्स ऑफ 60 मिली हेनरी ईच आर जॉइंट पैरेलल। तो देखो मैं यहां पर एक पॉइंट एडिशन करवा दूं, एक इंडक्टर है, दूसरा इंडक्टर है L1 L2, जब ये सीरीज में हो तो दिस एक्ट्स एज L1 प्लस L2, वही रजिस्टर वाला सिंपल रूल। अगर मैं एक इंडक्टर को दूसरे इंडक्टर से पैरेलल में जोड़ देता हूं L1 और L2, तो इनका मिला के जो इंडक्टर हो जाएगा तो भाई 1/L P इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। ये L सीरीज हो गया था ऊपर, तो इसको सॉल्व करा दे तो LP इक्वल टू L1 L2 बाय L1 प्लस L2 ऐसे हो सकता है। तो जैसे रजिस्टर वाला रूल था वैसे अभी क्या बोला इन्होंने, इन्होंने बोला है कि 2 कॉइल 60 मिली हेनरी ईच आर जॉइंट पैरेलल, ठीक है, द करंट पासेस थ्रू द कॉम्बिनेशन इज 2.2, द एनर्जी स्टोर्ड इज, ठीक है। देखो ये एक इंडक्टर है, ये एक इंडक्टर, मान लीजिए ये भी एल है ये भी एल है। जब ये पैरेलल में होते हैं तो ये पैरेलल में इन दोनों का मिला के L/2 होता है। अच्छा, इसमें से जो करंट पास हो रहा है इनका कहना है कि 2.2 एम्पियर पास हो रहा है। चलो ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ ऑफ Li²। तो हाफ ऑफ Li² की जगह पर LP की जगह पर है ना, हाफ ऑफ L पैरेलल Li² ऐसे डाल देंगे हम लोग। तो U इक्वल टू हाफ ऑफ ये L/2 आ गया। तो L/2 का मतलब कितना हो रहा है, 60/2 30, तो 30 मिली हेनरी है, 30 मिली हेनरी है। मिली का मतलब 10⁻³ और करंट 2.2 है, इसका स्क्वायर करवा दो तो देखो भाई कितना होगा ये, चलो जो भी हो, हाँ तो ये आ गया, तो 1 2 3 यस 0.726 आ जाएगा। तो 0.726 0.726 आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। कहाँ 0.0726 जूल। ओके चलो उसके बाद में देखो, ये भी क्वेश्चन थोड़ा और डाल दिया तो मैं इसको समझा देता हूँ आपको। 2 एक्सियल कॉइल्स A and B ऑफ रेडियस R1 and R2 आर प्लेस्ड। चलो ठीक है, तो R2 इज ग्रेटर देन R1 और इफ अ सर्कुलर करंट पासेस थ्रू कॉइल B, ये कॉइल A है और ये कॉइल B है, इसमें से करंट I पास हो रहा है, ठीक है। व्हेन द 2 कॉइल्स आर प्रोपोर्शनल, हाँ द म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन 2 कॉइल्स। तो ये क्वेश्चन जो है एक्चुअल में आपसे कैसे करवाया जाए, तो मैं इसके लिए आपको म्यूचुअल इंडक्शन से रिलेटेड फार्मूला दूँ, L इज इक्वल टू, देखो क्या करना है, तो अगर बात करें तो नंबर ऑफ टर्न्स N1 B2 A1 डिवाइडेड बाय I2 ऐसे फार्मूला होता है। तो मैं सिंप्लीफाई कर दूं, बड़े नहीं, छोटे कॉइल का टर्न, छोटे कॉइल का एरिया
ऐसे सारा सब कुछ होता ही है। तो अभी यार मैं मतलब रिज़ल्ट निकाल देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार शायद मतलब कॉमन में आ चुका है, इसलिए मैंने उठाया इसको यहाँ पर। तो L इज़ इक्वल टू N1 A1, अभी मैं कुछ इस तरीके से करूँगा, N1 A1 बाय I2, और मैं B1 को ऐसे B2 को ऐसे लिख देता हूँ। तो N1 बाय I2 इंटू A1 क्या है बच्चों, तो पाए, A1 मतलब छोटी कॉइल ना, छोटी कॉइल का टर्न, तो छोटी कॉइल का पाई R1 का स्क्वायर। और B2 जो है, ये B2 जो है ये कॉइल है, उसकी वजह से म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाय 2R, म्यू नॉट NI डिवाइड बाय 2R, म्यू नॉट I डिवाइड बाय 2R आपने लास्ट टाइम पढ़ा है। तो म्यू नॉट NI डिवाइड बाय 2R, नंबर ऑफ टर्न्स भी उसका सेकंड कॉइल का है ना। तो इसमें ध्यान में रखो R1 स्क्वायर बाय R2 आ गया, R1 स्क्वायर बाय R2 आ गया, R1 स्क्वायर बाय R2 आ गया। तो इसमें देखो छोटे का रेडियस का स्क्वायर करना है और बड़ी कॉइल का रेडियस डालना है। बस इसको याद कर लो, पार्ट कर लो, क्योंकि इतना नहीं होगा ये भाई, सिलेबस में ही आपको देना चाहिए ना कि भाई ये पढ़ो ये करो, ठीक है। कई क्वेश्चन दिख जाता है आपको, ये होता है मतलब रेफरेंस बुक्स में तो कई बार पढ़ लेते हैं आप, लेकिन यहाँ एंट्रेंस में सवाल आता है तो ठीक है। चलो, उसके बाद ट्रांसफार्मर होता है जो म्यूचुअल इंडक्शन वाला कॉन्सेप्ट हुआ है। 2 कॉइल होती थी, लेकिन अभी सिर्फ एक चेंज कर दिया, इन 2 कॉइल्स को सॉफ्ट आयरन कोर पर डाल दिया, ताकि क्या हो, पहली कॉइल ने जितना फील्ड तैयार किया है वो सारा का सारा दूसरों मिल जाए, फ्लक्स जो है वो पूरा के पूरा दूसरे को मिल जाए। ये प्राइमरी होता है, ये सेकेंडरी होता है। अभी प्राइमरी में जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है और सेकेंडरी में जो रहा है वो किस पर डिपेंड है, तो ये फॉर्मूला आप याद कर लो, EMF अक्रॉस सेकेंडरी डिवाइड बाई EMF अक्रॉस प्राइमरी, ये जो रेशो है इसमें इन दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं, जो कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स होती है उनका रेशो होता है। लेकिन करंट को उल्टा करा दिया जाता है, तो वोल्टेज इन सेकेंडरी यहाँ पर है तो करंट इन प्राइमरी आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि इनका पावर का फॉर्मूला होता है, पावर इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर, या आइडियल के लिए लेते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पर इफिशियंसी डाल देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इफिशियंसी ईटा इक्वल टू आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट पावर, मतलब ई सेकेंडरी आई सेकेंडरी डिवाइड बाय ई प्राइमरी आई प्राइमरी, इस तरीके से होता है। इस पर सवाल बहुत कम पड़ते हैं। तो आइडियल के लिए क्या होता है, ईटा की वैल्यू 1 हो जाती है, तो ईटा की वैल्यू 1 हो जाती है तो ES IS EP IP तो इस तरीके से मैनेज होना शुरू हो जाएगा। अगर ये 1 होता है तो ES बाई EP वैसे ही अगर रख दिया जाए तो IP बाय IS आ जाएगा। तो ये आपने पढ़ा ही होगा, तो मैं इसको कोई डायरेक्टली सॉल्व करके नहीं देता हूँ, अगर इस पर सवाल आए इसलिए मैंने बता दिया। तो इसको याद कर लो। अभी इसमें 2 टाइप होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप में मतलब आउटपुट का वोल्टेज बढ़ाना होता है। अगर आउटपुट का वोल्टेज बढ़ाना हो, देखो मैंने पहले क्या किया, यहाँ पर स्टेप डाउन लिया, तो पहले मैं स्टेप अप को ले लेता हूँ, स्टेप अप। तो आउटपुट का वोल्टेज बढ़ाना है, आउटपुट का वोल्टेज बढ़ाना मतलब सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से ज़्यादा हो, तो सेकेंडरी का टर्न्स भी बढ़ा दो। लेकिन आपको यहाँ पर रिलेशन पता है, यहाँ पर रिलेशन पता है, ये उल्टा पुल्टा, और देखो वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्ट रिलेट कर रहा है, लेकिन करंट इनवर्स में आ रहा है। तो भाई एक चीज बता दूं आपको मैं, यहाँ पर पावर कंजर्व रहने की वजह से अगर वोल्टेज बढ़ता है तो करंट को घटना पड़ेगा, इतना याद रख लो। वोल्टेज अगर बढ़ता है तो करंट को घटना पड़ेगा। तो स्टेप अप में बच्चों वोल्टेज पे फोकस करो, आउटपुट का वोल्टेज बढ़ाना है तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाना पड़ेगा। स्टेप डाउन में क्या होता है, आउटपुट का वोल्टेज कम होता है इनपुट से, तो आउटपुट का वोल्टेज इनपुट से कम होता है, आउटपुट का वोल्टेज इनपुट से कम होता है, इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स भी यहां पर कम करा दो। तो अगर वोल्टेज कम है तो करंट बढ़ने वाला है, ठीक है। इस पर कोई सवाल है तो देख लेते हैं। जैसे स्टेप डाउन बताया है, ट्रांसफार्मर हैज टर्न्स रेशो, तो देखो स्टेप डाउन में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, तो इनका रेशो 20:1 दिया है। ऐसे ही क्यों, क्योंकि स्टेप डाउन में वोल्टेज कम होता है तो नंबर ऑफ टर्न्स भी कम ही होने चाहिए, तो NP/NS इज 20/1, इस तरीके से। फिर देखो इफ 8 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस 0.4 ओम सेकेंडरी, मतलब ES दिया है 1.8 वोल्ट, देन द प्राइमरी करंट विल बी ओके। तो मैं पहले EP निकाल लूँ, तो इसमें से क्या निकलेगा, ES/EP इज इक्वल टू NS/NP आ जाएगा। तो ES 1.8 डिवाइड बाई EP, देखो NS की जगह पर 1 रख दो, इज इक्वल टू NS की जगह पर 1 रख दो और NP जगह पर 20 रख दो,
तो EP इज इक्वल टू 36 वोल्ट मिल गया है। ठीक है, तो करंट इन अ प्राइमरी इज वोल्टेज इन अ प्राइमरी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस करवा देते हैं। तो ये 36 डिवाइड बाय, इन्होंने बोला है कि रेजिस्टेंस कितना है 0.4 ओम, ये आ गया 90 एम्पियर, इतना आ गया। क्या गड़बड़ कर दिया मैंने? अरे (20:1) प्राइमरी करंट स्टेप डाउन है, तो ठीक है, वोल्टेज सही ढंग से चल रहा है। ES अच्छा 8 था, 1.8 में ले लिया, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, 8 था। तो भी तो गलत हो रहा है, मिली वगैरह कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, इसमें वही चीज़ आ रही है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज़ 20:1 अक्रॉस सेकेंडरी, अच्छा इट इज़ अक्रॉस सेकेंडरी, तो सेकेंडरी का 8 है, EP पता नहीं। और टर्न्स के बारे में अगर बात करें तो NS/NP, ये भी करेक्ट है। तो NS/NP 160, अच्छा 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 अच्छा, इफ V वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस 0.4 सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी करंट इज, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी मैं गलत कर रहा था यहाँ पर, कोई बात नहीं, ये सही है, 160 वोल्ट ये आ गया। ओके, अभी करंट के बारे में अगर बात करें, करंट के बारे में अगर बात करें तो करंट इन अ सेकेंडरी कितना है? पहले करंट इन अ सेकेंडरी इज वोल्टेज इन अ सेकेंडरी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। इन्होंने वोल्टेज इन अ सेकेंडरी 8 बताया और ये जो था ये 0.4 था, तो IS इज इक्वल टू ये 20 ओहम, ये 20 एम्पियर आ चुका है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में NS/NP इज इक्वल टू IP/IS होता है, NS/NP IP/IS, तो भाई IP इज इक्वल टू 1 मिल गया। क्या हुआ है ना, दिक्कत क्या आ रही है, इन्होंने सेकेंडरी की इंफॉर्मेशन बताई थी करंट की और उसमें से प्राइमरी निकालना था, कोई बात नहीं। तो इतना करना ज़रूरी नहीं था, मुझे लगा कि EP निकालना पड़ेगा, तो कोई ज़रूरत ही नहीं था इसका कोई ज़रूरत ही नहीं था, तो इसका कोई ज़रूरत ही नहीं था, मतलब ज़रूरत किसका था? तो हमने सेकेंडरी के वोल्टेज और सेकेंडरी के रेजिस्टेंस से IS निकाला, और जैसे IS मिल चुका, NS/NP IP/IS का इस्तेमाल करके IP निकाल दिया, बस इतना ही करना था। ओके, एन आइडियल ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स 220 वोल्ट AC टू, मतलब ये जो है प्राइमरी 220 वोल्ट है और सेकेंडरी 3.3 मतलब 3300 वोल्ट है। पावर 4.4 किलोवाट है। ठीक है, ये प्राइमरी कॉइल हैज़ अ टर्न्स, तो मुझे लग रहा है ये इसको ना ऐसे रख दूँ मैं, 3.3 किलो वोल्ट। ये प्राइमरी कॉइल हैज़ अ नंबर ऑफ टर्न्स, NP बताया गया है 600, देन द अल्टरनेटिंग करंट इन अ सेकेंडरी, तो IS क्वेश्चन पूछा गया, मतलब उल्टा पुल्टा सब पूछा गया है। लेकिन अभी आप चीज़ ध्यान में रखो, देन अल्टरनेटिंग करंट इन अ सेकेंडरी इज, तो भाई देखो इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट होता है, तो इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर मतलब ये 4.4 किलोवाट है। ऐसा क्यों? क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर आइडियल है, कहीं पर भी लॉस नहीं हो रहा है। तो आउटपुट का अगर पावर लिखना है मुझे, तो मैं लिखूंगा ES इंटू IS, 4.4 किलोवाट। तो ES का मतलब भाई 3.3 किलो वोल्ट था और IS चाहिए, तो किलो किलो तो कट हो गया, तो IS इज इक्वल टू 4.4 डिवाइडेड बाई 3.3, तो 4/3 आ गया, 4/3 आ गया। ठीक है, 4/3 आ गया। चलो यहाँ तक है बच्चों सारा।
इसको मैं एक्सपोर्ट करा देता हूँ। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।